हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीचिंग प्रैक्टिस फाइल या लेसन प्लान फाइल का कुछ मेन पॉइंट। मेरे पास किसी स्टूडेंट का एक टीचिंग प्रैक्टिस फाइल है। इसके फॉर्मेट को देखते हैं और उसमें से कुछ विशेष पॉइंट को देखते हैं। इसके नेक्स्ट पेज में रहता है इंडेक्स रहता है। इसमें आपको नाम भरना रहता है, रोल नंबर और नेम ऑफ द स्कूल और टीचिंग सब्जेक्ट। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉलेज से मिला है, इसमें फॉर्मेट नहीं बनाया गया है, यानी यहाँ क्या लिखना है नहीं बनाया गया है। कुछ कुछ कॉलेजों में यहाँ पर लिखा रहता है कि पाठ्य योजना, उसमें आपको फिल करना रहता है। चलिए इसको फिल करके बताते हैं क्या रहता है उसमें। यहाँ पर फिल करके तैयार कर दिया गया है। परीक्षण के नाम रहता है, विद्यालय का नाम रहता है, विषय रहता है, उप विषय रहता है, दिनांक रहता है, कक्षा वर्ग, क्लास रहता है, प्रकरण रहता है और अवधि रहता है। ये पहले से बना रहता है, लेकिन इसमें नहीं है तो हम लोग उसी के अनुसार इसको बना दिए हैं। इसमें आज हम जानेंगे कि सामान्य उद्देश्य के बारे में और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में, शिक्षण सामग्री के बारे में, शिक्षण विधि के बारे में, शिक्षण सूत्र के बारे में और प्रस्तावना के बारे में। ये दोस्तों एक फॉर्मेट है। अगर आपका जस्ट ब्लैंक है, यानी पूरा सादा है इसके जैसा, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको अन्य विधियों से भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ और विधि देख लें किस तरह से बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि बनाया गया है। एक और विधि है ये, इसमें जो सामान्य उद्देश्य है यहाँ और विशिष्ट उद्देश्य जो यहाँ लिखा था, उसको हम यहाँ पर भी लिखकर यहाँ इसके विशिष्ट उद्देश्य को लिख सकते हैं। देन नीचे शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र लिख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिसका हैंडराइटिंग में जो राइटिंग लिखावट है वो थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे जो प्रस्तावना था उसके जस्ट इसके पीछे वाला पेज पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर जिसके ये पूरा ब्लैंक होगा उसके लिए, नहीं तो जिसको इस तरह से फॉर्मेट ऑलरेडी बना होगा उसका कोई टेंशन नहीं है। यानी ये रूप भी ठीक है और ये फॉर्मेट भी ठीक है। एक और फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूं, ये है नेक्स्ट फॉर्मेट। इसमें सामान्य उद्देश्य जो विशेष उद्देश्य यहाँ लिखे थे वो यहाँ पर कर दिया गया है और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। फिर शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र, देन इसके जस्ट पीछे वाला पेज पर प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रस्तुतिकरण, जिसमें शिक्षण बिंदु होता है, शिक्षण अधिगम अनुभव होता है, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, और साथ साथ श्यामपट कार्य भी होता है। श्यामपट कार्य दरअसल बच्चे यहाँ पर ब्लैक पेज साट कर उस पर ऊपर लिखते हैं, वो भी बहुत बेटर लगता है। एक और फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ये फॉर्मेट है। इसमें दोस्तों छात्राध्यापक का नाम और विद्यालय का नाम ऊपर लिखा गया है और ये एक अलग अंदाज में लिखा गया है। दिनांक यहाँ लिखकर इसमें आप लिख सकते हैं दिनांक, कक्षा वर्ग लिखकर इसमें किस वर्ग को पढ़ाना है, विषय लिखकर यहाँ आप विषय लिख सकते हैं, फिर उप विषय के नीचे उप विषय अपना लिख सकते हैं और अवधि, और यहाँ पे प्रकरण लिख सकते हैं। फिर देन सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो आज का वीडियो है स्पेशल सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री क्या होता है, शिक्षण विधि क्या होता है और शिक्षण सूत्र क्या होता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण क्या होता है। चलिए उसको हम थोड़ा पीडीएफ में बनाए हैं, उससे आपको हम बता रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने को सोच रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सामान्य उद्देश्य दोस्तों, इसके अंतर्गत हम उप विषय के बारे में छात्रों को जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यानी एसएसटी के अंतर्गत भूगोल पढ़ाते हैं, तो आपका उप विषय क्या होगा, भूगोल, यानी भूगोल आपका उप विषय कहलाएगा। और आप सामान्य उद्देश्य यानी जो सामान्य उद्देश्य है इसके अंतर्गत 5 से 6 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। आइए कुछ सामान्य उद्देश्य हम बताएं कि कौन कौन है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा। समान उद्देश्य, कुछ समान उद्देश्य निम्न है। इसमें याद रखिए दोस्तों, यहाँ उप विषय को बदलकर आप अपना उप विषय
लिख सकते हैं, यानी जहाँ विषय हो वहाँ अपना विषय या उपविषय लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए भौगोलिक ज्ञान को समझने में छात्रों की सहायता करना, यह एक सामान्य उद्देश्य हुआ। यहाँ पर आप भौगोलिक की जगह इतिहास पढ़ाते हो तो ऐतिहासिक लिख सकते हैं, अगर भौतिक पढ़ाते हो तो भौतिकी लिख सकते हैं। यानी जहाँ पर आपका जो उप विषय है वहाँ आप उसको बदलते रहिएगा। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में भौगोलिक ज्ञान पद्धति पर प्रसारिका पर बल देना, यानी हम भूगोल के प्रति बच्चों को आकर्षण करेंगे, यानी उसकी प्रसारिता पे बल देंगे। नेक्स्ट है भौगोलिक ज्ञान दृष्टिकोण एवं सहयोग की भावना को विकसित करना, छात्रों में भौगोलिक ज्ञान एवं सहयोग की भावना को विकसित करना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है छात्रों में प्राकृतिक वातावरण एवं मानव जीवन के पारस्परिक संबंधों के विषय में जानकारी करना। जैसे कि मान लीजिए आप भूगोल पढ़ाते हैं तो भूगोल में ज़्यादातर प्रकृति चीजें ही रहता है, इसलिए हम यहाँ प्रकृति वातावरण लिखे हैं। यानी आप अपना उप विषय किस लिए पढ़ाना चाहिए, यानी आप किस लिए पढ़ाते हैं इतिहास या भूगोल, उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। नेक्स्ट है छात्रों में भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना। ठीक है, आप यहाँ ऐतिहासिक लिख सकते हैं, यानी यही रहेगा। और हाँ दोस्तों, ये जो सामान्य उद्देश्य है सभी लेसन प्लान में आप सेम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ इधर उधर यानी ऊपर नीचे करते रहिएगा। आगे चलते हैं। छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या छात्रों में रसायन शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। आगे चलते हैं। छात्रों में भूगोल विषय के प्रति तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। आप यहाँ अपना उप विषय यानी भूगोल की जगह अपना उप विषय लिखते रहिएगा। नेक्स्ट है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता का विकास करना। और नेक्स्ट है छात्रों में भौगोलिक अनुसंधानात्मक प्रकृति का विकास करना। ये दोस्तों कुछ सामान्य उद्देश्य रहे। ठीक है, अब चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य की ओर। विशिष्ट उद्देश्य दोस्तों, जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके प्रकरण यानी टॉपिक के अनुसार होता है, अर्थात आप जो प्रकरण या टॉपिक पढ़ाइएगा उसी से संबंधित इसमें कुछ जानकारी देना होता है, यानी आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। साथ साथ यह भी ध्यान देना होता है कि प्रकरण का पहले वाला पॉइंट को शुरू में तथा बाद वाला पॉइंट को बाद में, यानी दूसरे तीसरे क्रम में लिखते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य का पॉइंट होता है वह भी 3 से 4 लिखना उचित माना जाता है। जैसे सामान्य उद्देश्य में हम 5 से 6 या 4 से 5 लिखते थे, उसी तरह इसमें भी हम 3 से 4 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्य निम्न अनुसार लिखे जा सकते हैं। इसके पहले मान लीजिए कि आपका प्रकरण यानी टॉपिक है सौर मंडल, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल रहेगा, इसके अनुसार आप अपना टॉपिक का प्रकरण लिख सकते हैं, प्रकरण का विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। पहला है छात्र सौर मंडल से संबंधित तथ्यों से परिचित होंगे, यानी आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में जानकारी छात्रों को दिया जाएगा, आज के टॉपिक में दिया जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के आकार तथा भौगोलिक रूपरेखा से अवगत कराया जाएगा, यानी उसकी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है छात्र आकाशीय पिंडों का स्मरण करेंगे। ये रहा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के जस्ट नीचे आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें दोस्तों आपको लिखना होता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये लिख देंगे छात्र, उसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वो आप लिख दीजिएगा। सौर मंडल के बारे में जानकारी रखते हैं या आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो छात्र लिख दीजिएगा, छात्र पाषाण काल के बारे में जानकारी रखते हैं, या छात्र मुगल वंश के बारे में जानकारी रखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री। दोस्तों ये वो होता है जब आप पढ़ाने के दौरान कुछ मटेरियल यानी ले जाते हैं, इसको कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें दोस्तों आप चौक और डस्टर तो नेसेसरी रहता है, इसीलिए इसको लिखना नहीं चाहिए। हम आप यहाँ पर आपको बता दिए हैं क्योंकि बहुत बच्चे लिख देते हैं, ये तो नेसेसरी रहता है। आगे जाते हैं, आप लिख सकते हैं चार्ट पेपर। मान लीजिए आप चार्ट पेपर पे कुछ चित्र बनाकर बच्चों को समझाएंगे, यानी बनाकर ले जा रहे हैं और बच्चों को समझाइएगा। अगर आप मैप पढ़ा रहे हो तो मैप भी ले जाइएगा, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या ग्लोब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप मापन सामग्री जैसे स्केल हुआ, चांद हुआ, या डिवाइडर हुआ, या प्रोटेक्टर हुआ, कुछ भी हुआ, उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। त्रिविमीय आकृति जैसे कि घन घनाभ, यानी छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो वो यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप साइंस पढ़ाते हो, आग लगाकर दिखाना है तो कैंडल ले सकते हैं, लिटमस पेपर ले सकते हैं। अगर आप ग्रह के बारे में पढ़ा रहे हो तो सूर्य की आकृति का नमूना यानी थर्माकोल या कुट या पेज पर काट कर ले जा सकते हैं। ये रहा आपका शिक्षण सामग्री। शिक्षण विधियां। दोस्तों शिक्षण विधियां वो होते हैं जिसके माध्यम से हम कक्ष में बच्चों को पढ़ाते हैं, अर्थात पढ़ाने के दौरान हम किस तरह से पढ़ाएंगे, किस विधि का उपयोग करेंगे, उसे ही लिखना होता है। इसमें आप एक या दो या तीन विधियों को भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर एक या दो विधि लिखा जाता है। आगे चलते हैं, कुछ शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं, देखते हैं। पहला है निगमन विधि। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका जो पढ़ाना है उसमें आप यह देख रहे हैं कि यह तब होता है जब विद्यार्थियों को कोई सिद्धांत बताकर उसकी पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिया जाता है, यानी पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण देकर पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ शिक्षण विधि में निगमन विधि लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा है आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि जब अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवा रहे हैं, यानी उदाहरण के माध्यम से तब नियम निकालें, तो इसे हम आगमनात्मक विधि कह सकते हैं। आगे चलते हैं, शिक्षण विधि में तीसरा विधि है विश्लेषण विधि। दोस्तों जब छात्रों को पहले वाक्य सिखाकर, यानी याद रखिए पहले सेंटेंस, तब शब्द, यानी धीरे धीरे उसको छोटा रूप में यानी बारीकी से समझा रहे हैं, और तब वर्ण, कहते हैं ना कि वर्ण उसके बाद होता है शब्द, उसके बाद वाक्य, तो यहाँ पे क्या होता है वाक्य फिर शब्द फिर वर्ण, उस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यानी उस विधि टाइप का पढ़ा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो या किसी भी टॉपिक पर हो, तो अब हम उसमें विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं, यानी पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, यानी पूरा पूरा ज्ञान से छोटे छोटे महीन ज्ञान की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। इसमें देखते हैं क्या होता है संश्लेषण विधि। इसमें विषय वस्तु के अंग का ज्ञान देकर, यानी पहले पाठ, तब उसके पूर्ण, तब वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, यानी पहले शब्द तत्पश्चात वाक्य का ज्ञान कराया जाता है। अगर उस तरह से आप पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ शिक्षण विधि में संश्लेषण विधि लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से विषय वस्तु का प्रस्तुत करना होता है, यानी आप प्रश्न पूछकर बच्चों से उसका आंसर निकलवा कर तब उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताते हैं, तब वहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि, किसी समस्या को छात्रों द्वारा स्वस्थ वातावरण में हल कराया जाता है। मान लीजिए कोई पढ़ा रहे हैं कुछ चीज, वहाँ पे प्रोजेक्ट के माध्यम से या कहीं मतलब योजना बनाकर किसी स्वस्थ वातावरण में या कहीं जाकर वहाँ बताया जाता है, उसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। नेक्स्ट है व्याख्या विधि। इसका प्रयोग ज्यादातर मतलब ये ज्यादातर लेसन प्लान में जिक्र किया जाता है, बच्चे ये व्याख्या विधि ज्यादातर लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विषय वस्तु को सरल सुगम एवं बोधगम्य बनाकर बच्चों को सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह छोटे कक्षा के बच्चों के लिए उपयुक्त होता है, यानी 1 to 6 के लिए ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट है अगला, फिर है व्याख्या विधि, यानी इसमें लेक्चरल मेथड होता है, वहाँ एक्सप्रेशन था और यहाँ लेक्चरल मेथड। इस विधि का उपयोग प्रकरण को स्पष्ट करने में किया जाता है, यानी आप जो टॉपिक है उसको अच्छा से व्याख्या कीजिएगा स्पष्ट रूप से, तब इस विधि को लिखा जाता है। बच्चे ज्यादातर प्रकरण को स्पष्ट करने में व्याख्या विधि का ही प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि।
नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि यानी डिमोनेस्ट्रेशन मेथड। इसमें व्याख्या करने हेतु कुछ TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से प्रदर्शन कराया जाता है। अब कुछ और विधियां हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला है मतलब नेक्स्ट है कहानी कथन विधि। इसमें कहानी पढ़ाकर बच्चों को समझाया जाता है। प्रयोगशाला विधि यानी लैबोरेटरी के माध्यम से आप इसमें पढ़ा सकते हैं। भ्रमण विधि, कहीं ले जाकर बच्चों को वहाँ समझाना या पढ़ाना यानी अधिगम देना होता है। नेक्स्ट है पुस्तक आधारित विधि, पुस्तक पढ़ा कर दिया जाता है। टोली शिक्षण विधि यानी ग्रुप में दिया जाता है। ये रहा शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, इसमें पहला है सरल से जटिल की ओर। कुछ शिक्षण सूत्र है जैसे कि पहला सरल से जटिल की ओर। अगर आप पढ़ाते वक्त पहले साधारण चीज उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में जटिल ज्ञान दे रहे हैं तो यह सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं यानी उसमें लिख सकते हैं। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जानता है कुछ, फिर उसके बाद उसके ऐसे ज्ञान को बता रहे हैं कि वो नहीं जानता है, माने उसी टॉपिक पर एक ऐसा ज्ञान जो वह नहीं जानता है। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी पहले मोटा मोटी ज्ञान फिर उसको महीन ज्ञान धीरे धीरे दिया जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, यानी अगर उसको एक पूरा ज्ञान दिया जाए फिर उसके पार्ट्स बाई पार्ट्स को ज्ञान दिया जा रहा है तब उसे हम पूर्ण से अंश की ओर कहते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर ज्यादातर साइंस में दिया जाता है। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी जो बच्चों को वास्तविक दिखाई दे रहा है फिर धीरे धीरे हम उसको वैसे उसके गुण बताएंगे जो दिखाई न देता हो लेकिन उसमें शामिल हो। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट ज्ञान से भी धीरे धीरे सामान्य ज्ञान की ओर ले जाते हैं। दोस्तों इसमें आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि अंश से पूर्ण की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये भी हो सकता है। अगला है मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर, यह भी साइंस में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वास्तविकता से प्रतिरूप की ओर, जो वास्तविक है फिर उसके प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अनुभव से युक्त अनुभव की ओर, यानी मोटा मोटी ज्ञान है अभी उसके अंदर ज्ञान को बताएंगे। फिर नेक्स्ट है अनुभूति से गैर अनुभूति की ओर, जैसे कि मान लीजिए कोई अनुभूति होता है फिर उसमें जो अनुभूति नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए उसके और ऐसा ज्ञान जो कि बच्चे महसूस नहीं कर पाते हो लेकिन उसमें अंदर है, यानी दिखाई न देता हो और उसमें है। इस तरह से यह सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है प्रस्तावना, यानी शिक्षण सूत्र के नीचे रहता है प्रस्तावना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका जो प्रकरण या टॉपिक है वो बच्चों से ही निकलवाना होता है, यानी वैसे कुछ आसान क्वेश्चन पूछेंगे कि वो टॉपिक तक पहुंच जाए। मान लीजिए आप सौरमंडल पढ़ा रहे हो, भूगोल में सौरमंडल पढ़ा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछिएगा, बच्चों जो सुबह सुबह पूरब की ओर लाल रंग का गोला सा दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे सूर्य। क्या कहते हैं, सूर्य। तब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, कोई बता सकता है कि सूर्य के चारों ओर क्या मतलब जो परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं, तो बच्चे कहेंगे ग्रह कहलाते हैं। तब तीसरा क्वेश्चन रहेगा सूर्य तथा उसके सभी ग्रहों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे सौरमंडल। तब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर देंगे तो आपको ये पढ़ाना है तो आप कह सकते हैं कि आज हम सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। ये रहेगा आपका प्रस्तावना, ठीक है। यानी सौरमंडल यहाँ पे लिखिएगा निरुत्तर। क्या लिखिएगा, जैसे मान लीजिए आप पूछे हैं कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ लिखिएगा निरुत्तर, यानी बच्चे उत्तर नहीं दे रहे हैं। तब उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, उद्देश्य कथन में आपको लिखना है कि आज हम सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं कि आज हम सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये रहा उद्देश्य कथन, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों अगर आप बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने का फैसला लिए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जय हिंद, जय भारत।